संतान उत्पन्न करने के लिए मेल के बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट बनना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। अंडाशय के चारों तरफ एक झिल्ली पाया जाता है, एक परत पाया जाता है, इसे उपकला उत्तक या एपिथेलियम कहते हैं। 9 महीने तक जब बच्चा रहेगा तो उसको आराम से एक जगह मिल सके रहने के लिए, इसलिए खून का बना हुआ परत बनता है ताकि बच्चा आराम से 9 महीने तक माँ के गर्भाशय में रह सके। हेलो बच्चों, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात मेरे ध्यान से सुन लो। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, आपकी किताब, आपकी परीक्षा और आपकी जिंदगी, ये तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ज्ञान है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे टॉपिक निधि मैम क्यों पढ़ा रही हैं, क्यों आप ये लेकर आए हो, लेकिन जो चीजें आपकी शरीर से जुड़ी हुई हैं उसे जानना आपकी जिम्मेदारी है, शर्म की बात नहीं। ठीक है, तो ज्ञान कभी गलत नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। उसे गलत समझना ये गलत है। और याद रखना, यह कंटेंट कोई व्यूज या टाइम पास के लिए नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हर साल परीक्षा में आ रहा है। तो वो हर छात्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको अच्छे से समझना भी इतना ही आपके लिए जरूरी है। तो किसी भी चीज के बारे में गलत लिखने, गलत सोचने से पहले एक बार जरा खुद से पूछना, क्या मुझे अपने शरीर की सच्चाई नहीं जाननी चाहिए? जाननी चाहिए ना। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि खुद को समझने में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र को। वैसे तो महिलाओं के शरीर में बहुत सारे अंग हैं और उन अंगों का अलग अलग काम होता है, लेकिन आज बात करेंगे मादा जनन तंत्र का, यानी ऐसे अंगों का समूह जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, जो जनन की क्रिया में मदद करता है, ऐसे अंगों के समूह को मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब देखो, मादा के शरीर में जितने भी हमारे क्या थे, जननांग थे, हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक चार्ट के माध्यम से पहले आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मादा जनन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं बच्चा, हम उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग में हम उन अंगों को रखते हैं जिनके बिना जनन की क्रिया संभव ही नहीं, जिनके बिना जनन की क्रिया होगी ही नहीं। और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक अंग, यानी ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में केवल मदद करते हैं, ये सहायता करने का काम करते हैं। तो मादा जनन तंत्र में जितने भी अंग आते हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। ठीक है, प्राथमिक अंग में हम उन अंगों को रखेंगे जो जनन की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना जनन की क्रिया हो ही नहीं सकती। अब बहुत सारे लोगों से अगर हम पूछे कि जनन करने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहोगे मैम एक लड़का और एक लड़की, एक संतान उत्पन्न करने के लिए लड़का और लड़की चाहिए, लेकिन ये गलत जवाब है। संतान उत्पन्न करने के लिए मेल के बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट बनना चाहिए, यानी नर के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनना चाहिए, मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो ही वो संतान उत्पन्न कर पाएगा, अन्यथा वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक अंग है, जिसे हम कहते हैं अंडाशय, ये वो अंग है जो महिला के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करेगा। साथ ही साथ महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन, जिसको महिला फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, महिला सेक्स हार्मोन या महिला लिंग हार्मोन जिनको कहा जाता है, वो भी अंडाशय से ही बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक अंग, यानी ऐसे अंग जिनका काम है केवल जनन की क्रिया में मदद करना। ठीक है, ये केवल नर और मादा युग्मक को मिलाने का काम करते हैं। इसमें आती है कुछ नलिकाएं, कुछ ग्रंथियां, ठीक है, आता है अंग और आता है बाह्य जननेंद्रियां। ठीक है, बाह्य जननेंद्रियां, इतनी चीजें बच्चा आपको कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वितीयक अंग में मिलेगा। ठीक है, नलिकाओं की बात करें तो नलिका में आपका सबसे पहला जो नलिका आपको याद रखना है वो है फैलोपियन नलिका। ठीक है, महिला मादा जनन तंत्र में फैलोपियन नलिका पाया जाता है। ग्रंथियों की बात करें तो आपका स्तन ग्रंथि पाया जाता है, और क्या पाया जाएगा मेरे दोस्त, दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि, ये आपको इतना याद रखना है। अंग की बात करें तो अंग में आपका गर्भाशय होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भाशय ग्रीवा होता है। और अगर बाह्य जननेंद्रियों की बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, तो सबसे पहले आपका आएगा जघन सेल,
देन है आपका दीर्घ भगोष्ठ, फिर है आपका लघु भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, उसके बाद है आपका भगसेफ, उसके बाद है योनि और योनि छद। ठीक है, योनि और योनि छद ये आपको याद रखना है। ठीक है, योनि और योनि छद। ठीक है, ये आपको इतने क्या है, ये आपके बाह्य जननांग है। अगर ये चार्ट आपको याद है बच्चा, राइटिंग मेरी खराब है हमें पता है, जल्दबाजी में और खराब लिखेंगे, तो प्लीज आप समझने के लिए बस समझ जाओ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी अंग है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग में वो अंग आएगा जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती, वो है अंडाशय, क्योंकि यही मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करेगा और फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करेगा। बात करते हैं द्वितीयक अंग, यानी ऐसे अंग जिनका काम जनन की क्रिया में केवल मदद करना है। ये जनन की क्रिया में क्या करते हैं, नर और मादा युग्मक को मिलाने का काम करते हैं। इसमें कुछ नलिकाएं आएंगी जैसे फैलोपियन नलिका, ग्रंथि आएगा जैसे स्तन और बार्थोलिन ग्रंथि, अंग आएगा गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा, और बाह्य जननेंद्रियों में आएगा जघन सेल, दीर्घ भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगसेफ, योनि और योनि छद। ये सारे क्या है, हमारे बाह्य जननेंद्रियों में आने वाले अंग है। अब एक एक करके हमको एक एक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज, आखिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहा जाता है। जैसे हमारा पूरा शरीर है, हमारी आंखें क्या है, आंखें आपको फेस में देखने को मिल रही, बाल हमको कपार पे देखने को मिल रहा, वैसे ही मादा जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है। तो मेरे दोस्त, जितनी भी लड़कियों का बॉडी है, ठीक है, अभी फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल में एक डायफ्राम नामक मांस की बनी हुई पट्टी होती है जो पूरे शरीर को दो भागों में बांटता है। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं वच गुहा, और डायफ्राम के नीचे वाले भाग को कहते हैं उदर गुहा। डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वच गुहा, जहां पर हमारा श्वसन तंत्र पाया जाएगा, और डायफ्राम के नीचे वाले भाग को कहते हैं उदर गुहा, जहां पर पाचन तंत्र पाया जाएगा। तो एक चीज बता दें, वच और उदर गुहा में हमारा जनन तंत्र नहीं पाया जाता। उदर गुहा के नीचे वाला भाग, जिसको पेल्विक रीजन या कमर वाला जो हिस्सा है ना, कमर के नीचे वाला भाग, जिसे हम हिंदी में श्रोणी भाग कहते हैं, वहां पर मादा जनन तंत्र पाया जाएगा। वहां पर मादा जनन तंत्र ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसमें ये जो उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना दिखाई दे रहा, इसी को गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। इसी में हर महीने खून का एक परत बनता है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही अगर बच्चा नहीं होगा तो ये टूट जाता और टूट करके रक्त के रूप में निकलता है, जिसको आप पीरियड कहते हो। उसके बाद बात करें, ये नीचे आपको जो गर्भाशय के नीचे जो दरवाजा दिखाई दे रहा, उसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा योनि और गर्भाशय को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये लंबी 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका पाई जाती है, इसको योनि कहते हैं। योनि के द्वारा बच्चा क्या है, आपका ये जननांग जो मादा जनन तंत्र है वो बाहर की तरफ खुलता है। ये जो लंबी सी नलिका दिखाई दे रही है दोनों तरफ, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर पाया जाता है। ठीक है, इसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। ये आपको याद रखना, इनकी संख्या 2 होती है और इन दोनों नलिकाओं से एक एक अंडाशय जुड़ा होता है। तो महिलाओं में अंडाशय की संख्या भी 2 होती है। यही आपका हर महीने अंडाणु का निर्माण करेगी। अंडाशय को दोनों तरफ से पकड़ा जाता है, एक तरफ से हमारा फैलोपियन नलिका पकड़ के रखता है और एक तरफ से गर्भाशय लिगामेंट्स के द्वारा इनको पकड़े रहता है। तो इतनी चीजें बच्चा बताओ आपको क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको मेरे दोस्त सारी चीजें समझ में आ गई हैं? लगभग हमें लग रहा हर एक बच्चे को आ चुका होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी महिला है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग वच गुहा, डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर गुहा, और ये कमर वाला भाग इसको कहते हैं श्रोणी भाग, जहां पर मादा जनन तंत्र पाया जाएगा। इस तरह से मादा जनन तंत्र कहां पर, श्रोणी भाग में पाया जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले सबसे पहले किसके बारे में मेरे दोस्त, अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या है, ये महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग है। सबसे पहली चीज, अंडाशय क्या है, यह महिला का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय युग्मक और स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करता है। अंडाशय से हमारा क्या निकलेगा, मादा युग्मक और हार्मोन्स निकलते हैं। अंडाशय की लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडाशय श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अंडाशय हमारा गर्भाशय से किसके द्वारा, लिगामेंट
फिलामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है ताकि वो टिक सके। प्रत्येक अंडाशय के चारों तरफ एक परत पाया जाता है जिसको हम उपकला कहते हैं। अंडाशय के अंदर वाले भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा को दो भागों में बांटते हैं, किनारे वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, मध्य भाग को मेडुला कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतनी चीजें मेरे दोस्त आप लोगों को आई होप क्लियर हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बना के बता दे। अंडाशय जो आपका क्या है, अखरोट के आकार का कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसकी संख्या 2 होती है। अंडाशय के चारों तरफ एक झिल्ली पाया जाता है, एक परत पाया जाता है, इसे उपकला उत्तक या एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय के अंदर वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है, किनारे वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और बीच वाले भाग को मेडुला कहते हैं। इसी के अंदर हर महीने एक अंडे का निर्माण होता है। महिला में 2 अंडाशय हैं, दोनों बारी बारी एक एक करके एक महीने में केवल एक ही अंडा बनेगा। किसी किसी महिला में कभी कभी 2 बन जाता है, जिसकी वजह से हमको जुड़वा बच्चा देखने को मिलता है। तो याद रखना, ज्यादातर केसेस में हर महीने अंडाशय से केवल एक ही अंडा निकलेगा, दोनों में से कोई एक अंडा से एक अंडे को बाहर निकालेगा। ये बच्चा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंडाशय के बाद फैलोपियन नलिका को, जिसको हम अंडवाहिनी भी कहते हैं। ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों तरफ उपस्थित होती है, गर्भाशय के ऊपरी सिरे पर जुड़ी होती है, ठीक है। ये प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के पास डिंबवाहिनी, अब इसके हम संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले इसकी संरचना की बात करें। अंडाशय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सॉरी फैलोपियन नलिका को। फैलोपियन नलिका कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, उसका संरचना कुछ इस तरह का होता है। इस तरह के 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका पाई जाती है, ठीक है। जो भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है उस भाग को स्थमस कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो भाग किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय से, हम उसे स्थमस कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग, इसको एम्पुला कहा जाता है, इसे एम्पुला कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे बच्चा, ये जो आपको उंगली नुमा संरचना दिखाई दे रही, इसे झालर कहते हैं, जो अंडाशय को पकड़ने का काम करेगा। और यहाँ पर कीप जैसी, कीपक कभी देखे हो, कभी आप लोग मट्टी का तेल खरीदने गए हो तो आपको किप्पी दिया जाता था, एक कुप्पी होता है ना, वो कीप जैसी संरचना दिखाई दे रही हो यहाँ पर, इसको कीपक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कीपक कहा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडाशय हो चुका, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जो हिस्सा इसके गर्भाशय से जुड़ता है उसको स्थमस कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग, जहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उस जगह को एम्पुला या तुम्बिका कहा जाता है, ठीक है। फैलोपियन नलिका का वो हिस्सा जो कीप जैसा दिखाई देता है उसे कीपक कहते हैं। और यहाँ पे याद रखना, उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं कीप में, जिसको झालर कहा जाता है। यह अंडाशय को पकड़े रखता है और अंडाशय से निकलने वाले अंडे को भी पकड़ता है, ठीक है। यह हमारा अंडाशय, जिससे हर महीने एक अंडा बना। यह अंडा बनने के बाद क्या होता है, झालर से होता हुआ यहाँ पर आकर के इंतजार करता है शुक्राणु का। तो ये हमारा हो चुका कंप्लीट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा गर्भाशय। तो महिलाओं में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है जो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसे बच्चेदानी भी कहते हैं, क्योंकि 9 महीने तक बच्चा, बहुत लोग बोलते हैं ना कि पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा, समथिंग ऐसे मूवीज में डायलॉग देखते हो, तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तो भैया कह दो पेट में नहीं है, तुम्हारे गर्भाशय में है जी, गलत क्यों बोलती हो, ऐसे बोल देना, ठीक है। तो याद रखना, बच्चा 9 महीने तक कहाँ पे पाया जाता है, गर्भाशय में। क्लियर। गर्भाशय का आकार कैसा होता है, उल्टी नाशपाती के आकार का। ये पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। ग्रीवा की गुहा को हम ग्रीवा नाल या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाता है। अब बता दें, गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। कौन कौन सा परत है, ठीक है। ये हमारा गर्भाशय, इसमें 3 परत पाया जाता है। कौन कौन से 3 परत है उनका नाम बता दे। सबसे पहले बाहरी परत को हम कहते हैं परिगर्भाशयी परत, या हिंदी में पेरीमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत को परिगर्भाशयी परत कहते हैं। दूसरे वाले परत को मध्य गर्भाशयी परत कहते हैं, मध्य गर्भाशयी परत कहते हैं। और तीसरा जो हमारा परत होता है वो खून का बनता है, ठीक है। ये हर महीने बनता है। हर महीने महिला के शरीर में एक अंडा बनता है ना, जैसे ही अंडा बना, गर्भाशय खून का बना एक परत बना देता है, क्योंकि उसको लगता है अंडा बन गया यानी शुक्राणु के साथ मिलकर वो बच्चा बनाएगा। लेकिन हर महीने थोड़ा ना बच्चा हो सकता है, ठीक है। तो जब शुक्राणु नहीं जाता है अंदर, अंडाणु के साथ निषेचन नहीं करता है, तो ये परत क्या होगा, टूट करके महिला के योनि से रक्त के रूप में निकल जाता है, जिसको हम पीरियड कहते हैं। तो ये परत कहलाता है एंडोमेट्रियम या अंतः गर्भाशयी परत।
ठीक है। तो गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है, तीनों का नाम याद रखना। हर महीने कौन सा परत बनता है? एंडोमेट्रियम, और यही टूट करके निकल जाता है। टूटता कब है? जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में नहीं आता है तो ये परत टूट करके निकल जाता है। अब सवाल, ये परत बनता क्यों है? ताकि 9 महीने तक जब बच्चा रहेगा तो उसको आराम से एक जगह मिल सके रहने के लिए, इसलिए खून का बना हुआ परत बनता है, ताकि बच्चा आराम से 9 महीने तक माँ के गर्भाशय में रह सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियों का, यानी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखा जाए तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो देखो, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखा जाए, इस पूरे हिस्से को भग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिखाई देगा, इस उठे हुए भाग को हम जघन सेल कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इस बाल को जघन रोम कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा बच्चा आपका भग कहलाएगा। यहाँ पर उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है जो मेल के शिश्न के समजात होता है, इसे क्लाइटोरिस या भगसेफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके नीचे यहाँ 2 छिद्र है, एक हमारा मूत्र छिद्र कहलाएगा जिससे मूत्र बाहर निकलेगा, दूसरा योनि है, इसे मैथुनांग भी कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, और इसी के द्वारा बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि इसी से बच्चा भी बाहर आता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी पार्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, भग को चारों तरफ से 2 मोटी मोटी लेयर होठ के समान ऐसे ढक के रखी रहती है। सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं दीर्घ भगोष्ठ, और अंदर वाला कहलाता है लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, महिलाओं में जो योनि है, योनि के चारों तरफ एक कागज से भी पतला एक परत पाया जाता है जिसको हाइमन कहा जाता है। हाइमन या योनि छद कहते हैं। ये कागज से भी पतला होता है। अगर कोई लड़की कुछ ज्यादा ही शारीरिक क्रियाएं कर रही, साइकिल चला रही, एक्सरसाइज कर रही, दौड़ रही है, तो ये आसानी से टूट सकता है क्योंकि ये कागज से भी ज्यादा पतला होता है। ठीक है, तो अपने मन से ये निकाल देना कि ये तभी टूटेगा जब एक महिला पहली बार सेक्स करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका? पूरा कंप्लीट हो चुका। महिलाओं में 2 ग्रंथि था, एक हमारा स्तन ग्रंथि जो श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होता है। महिलाओं में ये क्या होता है? विकसित हो जाता है जैसे ही लड़की 12 से 14 साल की होती है, उसमें यौनावस्था का आरंभ होता है, उसका स्तन ग्रंथि क्या होता है? विकसित होना शुरू हो जाता है। दूसरी ग्रंथि का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। ये योनि के दीवारों पर पाया जाता है, जो योनि को चिपचिपा बनाए रखने का काम करता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया अंदर ना जा सके, और सेक्स के टाइम पर लुब्रिकेट करने का काम करता है। इस ग्रंथि को बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। अब बात करते हैं स्तन ग्रंथि का। स्तन ग्रंथि क्या करता है? तो डिलीवरी के बाद यही आपका दुग्ध का निर्माण करेगा। ठीक है, डिलीवरी के बाद स्तन ग्रंथि क्या करता है? दुग्ध का निर्माण करता है। दुग्ध किसके वजह से बनता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से बनता है। और दुग्ध को स्तन से बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस छोटे से वीडियो में हमने कोशिश किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको समझाने की। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो गया हो तो भैया माफ करना। अगर कुछ भी आपको टॉपिक लग रहा हो जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हो। याद रखना, आपकी बहन ने एक छोटी सी कोशिश की है अपने भाई और बहन तक एक अच्छे से टॉपिक को सही तरीके से बताने का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जहां पर बायोलॉजी के सबसे कठिन से कठिन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 से 15 मिनट में कवर किया जाए तो आप लोग यस मैम लिख दो। अगर आप लोग चाहते हो इसी तरह से पूरे 1 से लेकर 16 चैप्टर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों के लिए जरूरी है उनको इसी तरह से 10 से 15 मिनट के वीडियो में खत्म किया जाए तो आप लोगों को यस मैम लिख देना है, ताकि हम देख सके कौन कौन बच्चा ये 15 मिनट का सीरीज चाहता है, ताकि आप लोगों को हर दिन एक फिक्स टाइम पर इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।